नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। फर्क होता है किसी की हत्या और वध में। फर्क हथियार में नहीं होता, फर्क होता है हथियार को थामने वाले हाथ में, हथियार को चलाने वाली सोच में। और फर्क होता है हथियार चलाने वाले हाथ को नियंत्रित करने वाली सोच के पीछे की मंशा में। स्वार्थ के लिए या समाज के लिए, सरकार के आदेश पर, कानून तोड़ने के लिए या कानून की रक्षा के लिए, आमजनों की सुरक्षा के लिए, कहर बरपाने के लिए या फर्ज निभाने के लिए हथियार चलाने में फर्क होता है। और यही फर्क वो फासला है जो बताता है कि पुलिस कौन और अपराधी कौन। जबकि हथियार दोनों रखते हैं और दोनों ही चलाते हैं। लेकिन जब अपराध नियंत्रण के नाम पर पुलिस नियंत्रण में ना रहे, सरकार से मिली छूट को कानून के दायरे से छूट निकलने का परमिट मानते हों, तो पुलिस वाले भी कानून के दायरे की देहरी पार कर सवालों के दायरे में आ जाते हैं। सवाल तब उठते हैं जब अपराध नियंत्रण के लिए हथियार का उपयोग संदेह के दायरे में आ जाता है। आरोप लगते हैं कि पुलिस एनकाउंटर का प्रयोग कर रही है, कभी अपनी छवि सुधारने के लिए, कभी स्वार्थ के लिए, कभी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, तो कभी पद की हनक दिखाने के लिए, कभी अपने अहम की संतुष्टि के लिए, तो कभी सरकार की सराहना के लिए। न कि कानून और समाज की रक्षा के लिए हथियार का प्रयोग करते हैं। और याद आता है फिल्मी पुलिस का फिल्मी डायलॉग, नो एफआईआर नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। तो ऐसे में कोर्ट कचहरी जज वकील क्या करने के लिए हैं जब फैसला पुलिस ऑन द स्पॉट करने लगेगी? समस्या तभी होती है और सवाल तभी उठता है। ऐसे में हम भी सवाल तो पूछेंगे कि अपराध पर एक्शन का क्या एनकाउंटर ही ऑप्शन है? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं और बीजेपी के साथ ही आरजेडी से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और रिटायर्ड डीएसपी शिवचंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे हम समझेंगे पुलिस की कार्यशैली और एनकाउंटर के पीछे की मानसिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी पीछे की आरोपों की कहानी। हम बातचीत की शुरुआत शिवचंद्र जी से ही करेंगे। शिवचंद्र जी, छोटा सा सवाल है कि अपराध पर एक्शन का क्या एनकाउंटर ही ऑप्शन है? देखिए, इनकाउंटर उसका ऑप्शन नहीं है। सिर्फ इनकाउंटर ही उसका ऑप्शन नहीं, उसका बहुत सारी प्रारंभिक प्रक्रिया है। अगर अपराध होता है और वहाँ रेसिस्ट नहीं करता है क्रिमिनल साइड, तो मैं समझता हूँ वहाँ गोली चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ इनकाउंटर का चांस नहीं रहता है। और इनकाउंटर कोई कह के नहीं होता। इनकाउंटर पर रैंडम जब जो रेडिंग पार्टी जाती है, इस पर फायरिंग करता है अपराधी, तब उसके जवाब में अपनी आत्मरक्षा के लिए लोग फायरिंग करते हैं पुलिस वाले, और वो गोली क्रिमिनल को लग जाती है तो वो अफेक्टेड हो जाता है तो वो स्टेज दूसरा होता है। और एक होता है कि कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होता है जहाँ वो शक के घेरे में चला जाता है इनकाउंटर जी। तो वहाँ स्थिति, और आम आदमी जब खिलाफ हो जाता है, और हम जो आज का जो प्रकरण हमने जो एक देखा है टीवी न्यूज में, बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा था। वहाँ लोग आरा बक्सर रोड जाम किए हुए हैं शाहपुर में जी। और उनका आरोप है कि वो सरेंडर कर गया, उसके बाद उनको गोली मारी गई। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, यह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पुलिस को हथियार चलाने के लिए जो छूट मिली हुई है कि पुलिस हथियार सिर्फ रखने के लिए तो नहीं उन्हें दिया जाता है, उसका उपयोग करने के लिए दिया जाता है। लेकिन चूंकि वो वर्दी में है, कानून से बंधे हुए हैं, तो कानून क्या कहता है? हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस स्थिति में पुलिस हथियार का उपयोग करती है। कानून यही कहता है कि आत्मरक्षा का अधिकार भारत में सभी नागरिक को है। ठीक है। नॉट ओनली पुलिस पर्सनल आम लोग भी ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। पुलिस पर्सनल को भी अपनी ड्यूटी के दौरान उसी चीज की सुरक्षा मिलती है या संरक्षण मिलता है, उसी कानून से संरक्षण मिलता है जिसे पब्लिक को मिलता है जी। लेकिन स्थिति जब विपरीत हो जाती है, जो लोगों को नहीं सहन होता है, तो वहाँ प्रतिक्रिया होती है पुलिस के खिलाफ या जो भी रेडिंग पार्टी जाती है उसके खिलाफ, और वो थोड़ा उग्र रूप ले लेता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस को थोड़ा सा अपना
टॉलरेंस रखना चाहिए और उसको डील करना चाहिए उसी हिसाब से। चलिए राहुल जी, आपसे भी यही छोटा सा सवाल है, अपराध पर एक्शन का क्या एनकाउंटर ही एकमात्र ऑप्शन है? क्योंकि इससे पहले भी आपराधिक गतिविधियां बदस्तूर होती थीं और अपराध नियंत्रण में पुलिस लगी भी रहती थी, सरकार भी कहती थी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से गोलियां नहीं चलती थी और गोलियां चलने पर इस तरह का विवाद नहीं होता था, लोग सड़क पर उतरकर पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते थे। दीपक जी, आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं ये काफ़ी गंभीरता वाला विषय है और इसका जो चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं समाज के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए दीपक जी, हम अक्सर पुलिस पदाधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये अक्सर एक कटाक्ष करने का प्रयास हमारे विपक्ष के साथी करते हैं। और जाहिर तौर पे अगर हम बात करें, अगर सामान्य तरीके से बात करें, तो किसी भी राज्य की जो पुलिस व्यवस्था होती है उस राज्य का वो श्रृंगार होता है और अनुशासन का वो केंद्र बिंदु होता है, जहां समर्पण की भावना और त्याग की भावना प्रबल होती है। देखिए, जो आरा में जो आज कार्रवाई हुई है, एनडीए की सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और कभी भी किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के तहत अगर कोई घटना घटती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं पीड़ित परिवार जिसके साथ वो घटना घटी है, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं, हमारी सरकार उनके साथ तत्परता से खड़ी है। लेकिन अपराधी को लेकर अगर बात करेंगे तो अपराधी के वेश में जो व्यक्ति वहां खड़ा था, जिस तरह का विजुअल दिखाया जा रहा है और जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ अफवाहें भी उसमें उठती हो। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूं कि निश्चित रूप से सरकार इसकी जांच करेगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की यह प्राथमिकता रही है कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण हो और जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो बनाए रखी जाए। अगर तत्कालीन वहाँ के एसपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए इस बात को भी स्थापित किया है कि कानून व्यवस्था को कोई हाथ में ना ले, आम नागरिक, और साथ ही साथ कार्रवाई करने का जो उन्होंने काम किया है ये भी एक सराहनीय पहल है। उन्होंने उससे संबंधित जो भी अधिकारी थे 3 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है और ये सारी कार्रवाई जो हो रही थी, जो एनकाउंटर की भी जो बातें थी, वो एसडीपीओ के निगरानी में ही हुई थी। वो वहाँ स्पॉट पे मौजूद भी थे। देखिए, यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया में या सोशल मीडिया पे जो भी बातें चलाई जाती हो उस पर कोई भी निष्कर्ष तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक इसकी निष्पक्ष जांच ना हो जाए। जिस तरह का विजुअल आया है कि बंदूक रख रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये एक ऐसा दौर पड़ता है कि स्वयं जो अपराधी है वो भी कंफ्यूजन है। इस तहत एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगा कि उनके अगर माता पिता की भी अगर बात की जाए तो उन लोगों ने भी एक लिखित शिकायत की थी कि हमें हमारे पुत्र से कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो इस चर्चा के केंद्र बिंदु में है और जांच का विषय भी है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने जो एक कमर कसी है, जीरो टॉलरेंस की जो बात की है और बेहतर भविष्य बनाने की बात की है और हर घर में एक कानून की रोशनी जो जले और एक सत्यापित हो और कानून को लेकर जो एक विचारधारा जो बनाने का जो प्रयास किया जाता है उस पर अल्प विराम लगे। और पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चीज़ को कहता हूं कि किसी भी निष्कर्ष पे जाने से पहले जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आवाज़ मिल रही है? मिल रही है दीपक जी। प्रमोद जी, छोटा सा वही सवाल आपसे भी, अपराध पर एक्शन का क्या एनकाउंटर ही ऑप्शन है? क्योंकि सरकार की ओर से खुले मंच से इस तरह की बातें कही जा रही है जिससे पुलिस शायद दबाव में आ रही है परफॉर्म करने के लिए और अपराधियों के खिलाफ हथियार का उपयोग करने के लिए। और कई बार इस तरह की चूक हो सकती है कि जिधर बंदूक की गोली चली हो वो गोली का निशाना अपराधी नहीं आम जनता हो या फिर कोई पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त, जैसा कि एक घटना विशेष में बातें निकलकर सामने आई थी। हालांकि जांच अभी चल रही है तो कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। तो क्या एनकाउंटर ही ऑप्शन है अपराध पर एक्शन का? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जी जब से गृह मंत्रालय संभाले और गृह मंत्रालय संभालने के बाद दोबारा जब मुख्यमंत्री बने तो भी गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। आप उनके 6 माह के वक्तव्य को आप उठा करके देख, सर्वप्रथम उन्होंने कहने का काम किया कि मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए और लगातार इस प्रकार की वो बातें करने का काम करते हैं और उसका रिजल्ट आप देखिए किस रूप में सामने आता है। आज जो घटना पर हम लोग जो है बहस बैठे हुए हैं, डिबेट के लिए बैठे हुए हैं, तो उनके परिजन तो लगातार यह कह रहे हैं कि उसने अपना हथियार जो है फेंक दिया था, सरेंडर कर दिया था
और सरेंडर के उपरांत तो पुलिस प्रशासन को उसको न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिए था ना। आखिर भारत में जो है न्याय प्रणाली है, न्याय के द्वारा जो है व्यवस्था की गई है कि हर व्यक्ति को जो है न्याय मिले, और उसके लिए तो न्यायाधीश हैं, कोर्ट है, कचहरी है। तो पुलिस प्रशासन का काम जो है, अगर अपराधी अगर सरेंडर कर देता है तो उसको ले जाकर के कोर्ट के हवाले करना चाहिए। कोर्ट निर्णय करेगी कि उसको क्या सजा देगी, क्या नहीं सजा देगी। लेकिन इस प्रकार का जब आप काम करिएगा कि आप पकड़ने के बाद अगर आप जो है, जो जैसा कि उनके परिजन आरोप लगाते हैं, पकड़ने के बाद जो है इनकाउंटर कर देते हैं और इनकाउंटर के बाद जो है उसकी जो हत्या हो जाती है, तो आप समझिए आखिर आपने जो एक्शन लिया है कि वहां जो पुलिस प्रशासन को निलंबित करने का काम किया है, एएसआई और इंस्पेक्टर को, तो कहीं ना कहीं आप भी ये मान रहे हैं, प्रशासन भी ये मान रहा है कि हाँ ये चूक हुई है। अगर अपराधी के खिलाफ अगर आमने सामने की लड़ाई हुई होती तो उसमें तो इस तरह की बातें नहीं होती। कार्रवाई किए जाने को इसका पुख्ता सबूत नहीं मान सकते ना कि चूक हुई है। वहां तो है कि सवाल उठ रहा है तो जांच के लिए हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जांच प्रभावित ना हो, जांच पर कोई सवाल ना उठे, इसलिए संबंधित लोग अपनी जिम्मेदारियां किनारे थोड़ी देर के लिए रखें और जांच के दायरे में रहें। उसको ये नहीं माना जाए कि वहां चूक की मान ली गई हो। नहीं, दीपक जी, निलंबन एक बड़ी कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। और आप जो कह रहे हैं, आप देखिए ना, ये उत्साह में ये जो इस प्रकार की बातें जो सम्राट चौधरी जी लगातार जो कहने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी को ये पता होना चाहिए ना कि भारत का जो संविधान है और संविधान में जो व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, तो उसके तहत ही जो है अपराधियों को सजा देने का प्रावधान है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कई बार अपराधियों से पुलिस का आमना सामना हो जाता है और जब एक दूसरे पर गोलियां चलती हैं तो इनकाउंटर होते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर कोई सरेंडर कर देता है अपराधी, तो उसको ले जाकर के कोर्ट के सुपुर्द करना है, और जो वहां न्यायाधीश बैठे हुए हैं उनको न्याय करने का अधिकार है, और किसी के भी अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, सिर्फ सरेंडर ही नहीं करता, अगर संभव है कि बिना हथियार का उपयोग करे अपराधी को पकड़ा जा सकता है तो उन पूरी संभावनाओं पर पुलिस पहले काम करे और फिर आखिरी विकल्प हो हथियार के उपयोग का। हम एक बार फिर शिवचंद्र जी से समझना चाहेंगे। शिवचंद्र जी, ये बात हमारी चर्चा के दौरान बार बार आ रही है कि सम्राट चौधरी बार बार ये कह रहे हैं कि अपराधियों को बिहार की सीमा से बाहर निकल जाना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरह से परफॉर्म करना होगा कि अपराधियों में खौफ हो कि बिहार पुलिस हमारा बुरा अंजाम करेगी। तो क्या एक तरह से मानकर चले कि पुलिस पर परफॉर्मेंस प्रेशर है जिसके कारण कभी कभी गलती भी हो जाती है? जैसे एग्जाम में परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण छात्र नर्वस हो जाते हैं, सही जवाब आते हुए भी गलत परीक्षा पत्र में गलत जवाब लिख देते हैं, तो वो परफॉर्मेंस प्रेशर में पुलिस आ गई है अचानक से? देखिए, सस्पेंशन तो जो बता रहे हैं प्रभु जी, सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता है। वो आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से ठीक है, जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने कर दिया है। लेकिन जिस तरह का आदेश निकला है उससे तो ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसी उसको कहीं न कहीं गलती मान के डीआईजी ने सस्पेंड किया है सबको। एक दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब इतना बड़ा एक्शन आप ले रहे हैं, कोई आदमी खड़ा है आर्म फेंक रहा है, आर्म फेंक के सरेंडर किया जैसा वहाँ का लोग बोलता है, तो उस स्थिति में तो इनकाउंटर उचित नहीं। अगर आप पर अटैक करता है वो, हम आपको पहले बोले कि अगर कोई मॉब हो या क्रिमिनल हो, अगर वो ओवरटेक करता है एक्शन को और वो फायरिंग करता है, वो चाहे पब्लिक हो या पुलिस वाले हो, कोई भी हो, तो सबको अपने अपने डिफेंस का राइट है। तो उस स्थिति में क्या सिचुएशन है उसको वहाँ रीड करेगा, लोग जो जांच में होंगे वो रीड करेंगे। मैं समझता हूँ जैसा लोग बता रहे हैं, हाँ जैसा लोग बता रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि कुछ ज़्यादा एक्शन हो गया है।
क्या पुलिस परफॉर्मेंस प्रेशर में काम कर रही है? सरकार ये चाह रही है कि पुलिस ऐसा माहौल बनाए कि अपराधी बिहार छोड़कर भाग जाएं, तो अब पुलिस पर ये दबाव है कि जल्द से जल्द वैसी परिस्थिति बिहार में बनाए अपराधियों के लिए कि उनके लिए बिहार में रहना अनुकूल न हो रह जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जो है और कोई हो, कोई ये नहीं कहता है कि आप सीधे अपराधकर्मी का मर्डर कर दीजिए। अपराधकर्मी आपके सामने पड़ता है, अगर इनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होता है, तो मुठभेड़ में पहले अपराधी आप पर गोली चलाता है तो आप गोली चलाइए, आपको अधिकार है, डिफेंस का राइट तो सब पब्लिक को है, वो तो कानून से सबको मिला हुआ है। लेकिन ये नहीं कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पकड़ के उसको मार दीजिए आप। वो अपराध नियंत्रण चाहते हैं, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण चाहते हैं। गोली चलाने के लिए भी नियम कानून है कि कैसे आप गोली चलाएंगे। कानून की रक्षा करने वाले पदाधिकारी कानून के दायरे में रहकर ही कुछ कर सकते हैं। कानून की दायरा से बाहर निकल को कोई करेगा तो वो अपराध होगा। बिल्कुल, यही तो फर्क है। पुलिस और अपराधी में हथियार दोनों के पास है, लेकिन किस उद्देश्य के साथ हथियार का उपयोग किया जा रहा है यही फर्क करता है। राहुल जी, सरकार दबाव डाल रही है पुलिस पर और पुलिस पर परफॉर्मेंस प्रेशर है। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी और खास करके जो बिहार प्रदेश की जो सरकार है, वो सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म करने के लिए सरकार है। और मैं आपको एक चीज़ के लिए याद दिला दूं कि जब धर्म के भी ऊपर जब विपत्ति आई थी तो उस समय भी बजरंगबली को उनके शस्त्र का याद दिलाया गया था और उनको ये एहसास दिलाया गया था कि आप भी समंदर को लांघ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप बात करें आज के परिवेश में, तो निश्चित रूप से जिस तरह से शस्त्र दिए गए हैं, शस्त्र और शास्त्र की जो चर्चाएं होती है, जो हमारे पुलिस महाखाने में अक्सर इन बातों की चर्चा होती रहती है कि अपराधियों को लेकर अगर कोई अपराधी आपके ऊपर पिस्तौल टाने तो आप भी उस पर टान दीजिए। ये निश्चित रूप से होना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस की जो बात की जाती है, और अपराधियों का कोई ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और पुलिस व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, वो अनुकूल है, जिसको प्रतिकूल बनाकर दिखाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जाता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक पक्ष की बात सुनकर निष्कर्ष निकालने से बेहतर होगा कि हम इंतजार करें आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर भी देखा है, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, कहीं ना कहीं बस कान भरकर चर्चाओं का विषय कर और अपने आप को स्थापित करने की बात कही जा रही थी। आज जो घटना घटी है जो अपराधियों को लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कमान संभाला है तब से इस बात को बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है और कहा है कि हमारे बिहार का जो केंद्र बिंदु है वो अनुशासन होना चाहिए। और कोई भी अपराधी किसी भी के साथ अगर कोई भी जास्ती करता है या कोई भी अपराधी घटना घटती है तो निश्चित रूप से सम्राट जी की पुलिस सशक्त और मजबूती के साथ उसका परिचय देगी। ठीक है, सम्राट जी की पुलिस ऐसा कर रही है, तो फिर नीतीश कुमार के सुशासन के कार्यकाल में क्या पुलिस अपनी शक्तियों को भूल गई थी? देखिए, जब 2005 में जब नीतीश जी की जब सरकार आई थी, एनडीए की जब सरकार आई थी, तो उस समय भी लगातार जो जीरो टॉलरेंस की जो बात की गई थी, जो 3C की जो बात की गई थी, उसमें नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद का भार संभालते हुए उसके बाद लगातार इसके ऊपर एक्शन लिया था। और एक्शन मोड में उन्होंने जो बिहार में जो बिगड़े हुआ प्रदेश का जो संज्ञान दिया जाता था, जिसे गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, उसको उन्होंने सुधार कर सुशासन में बदलने का काम किया। और ठीक उसी प्रकार वो जो लेगेसी उनकी बनाई गई थी, उस लेगेसी को माननीय सम्राट चौधरी जी स्थापित कर रहे हैं। उस समय भी इनकाउंटर होता था, आज भी इनकाउंटर होता है, लेकिन यहाँ पे हम चीजों को 72 घंटे के अंदर उसका निष्कर्ष निकाल देना की जो प्रतिज्ञा ली गई है पुलिस महकामे के द्वारा, ये निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। और मैं आपको एक बात और आपके चैनल से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी निर्दोष के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, इस तरह की बातें स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर आगे भी होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक अपराधी बिहार की सीमा में अपराध करने का हौसला दिखाएंगे, तब तक पुलिस वाले भी उन्हें उन्हीं के अंदाज में उचित जवाब देते रहेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या यह कह रहे हैं कि अगर अपराधी को पुलिस पकड़ लेती है तो पकड़ करके ले जा करके उसको इनकाउंटर करने का काम करेगी? क्या यह कहने का काम कर रही है? एक इनके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा, आप ही के प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए ना। नहीं, मैं अभी है समय, सुन लीजिए पहले, पूरा बात पहले सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी बार बार जो बातें कहते हैं कि मैंने पुलिस के हाथ को खोलने का काम किया है, पुलिस के हाथ को खोल दिया है,
तो क्या नीतीश कुमार जी जो 20 सालों से सत्ता में थे पुलिस के हाथ और पैर को बांध दिए थे क्या? पुलिस को भी कानून के दायरे में रह करके काम करना होता है, और कानून कहता है कि अगर अपराधी आपके समक्ष जो है सरेंडर कर दिया है तो उसको ले जाकर के कोर्ट के हवाले करिए। कोर्ट न्याय करेगा कि उसको कौन सा सजा देगा और कौन सा नहीं सजा देगा। ये नहीं कि अगर आप समर्पण कर दिया है अपराधी तो उसको ले जाइए और थाना के पीछे ले जाकर के उसकी हत्या कर दीजिए। इसके पूर्व में भी जो घटना घटी है दीपक जी, उसमें आपको पता है जो सुल्तानगंज वाला जो घटना था, उसमें उसकी बहू भी कह रही थी कि हम तो थाना में ही थे और हमारे ससुर को ले जाकर के जो है पीछे थाना के पीछे जो है गोली मार दिया गया। तो परिजन तो लगातार जो है सवाल उठाने का काम करे। असल में क्या है ना, कल ही देखिए सम्राट चौधरी जी का जो एक वक्तव्य आया कि बिहार से अपराधी अगर जो है बंगाल भी चले जाएंगे या उत्तर प्रदेश भी चले जाएंगे तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में बाबा हैं और बंगाल में दादा हैं और बिहार में सम्राट चौधरी हैं। तो सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री के पद पर है, इनको भारत के संविधान और संविधान में जो सूची है, जो संघीय सूची है, राज्य सूची है और जो संवर्ती सूची है, उसको शायद उनका अध्ययन ही नहीं पता है। नहीं तो अपराधियों को खुली छूट भी तो नहीं दे सकते ना, उनमें खौफ तो कायम करना है ना। फिर आप ही कहेंगे कि आपराधिक आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपराधिक गतिविधियां ज्यादा हो रही है और उस पर नियंत्रित करने का सरकार प्रयास कर रही है, तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं दीपक जी अपराधियों के मन में खौफ हो और अपराधी जो है सलाखों के पीछे जाएं, वो सारे लोग चाहते हैं। बिहार में अपराध समाप्त हो, ये हम सबों की मंशा है, लेकिन आप अपराध को किस रूप में समाप्त करना चाहते हैं और सिर्फ जो है हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सिर्फ जो बातें कह करके आज जो ये जो घटना घटी है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं, हम एक घटना विशेष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक घटना के कारण चर्चा कर रहे हैं कि हाल के दिनों में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर बढ़ रहा है। तो ये भी तो नहीं कह सकते ना कि पुलिस को हथियार 100 पीस के तौर पर दिया गया है, वो यूज तो करेंगे। मैंने पहले ही कहा दीपक जी कि अगर अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देते हैं, पुलिस पर अगर गोलियां चलाते हैं या अपराध या आर्म से लहराते हैं, तो कार्रवाई करने का उनको तो अभी तो जो यहाँ पर विश्लेषक थे जो उन्होंने भी कहा कि आत्मरक्षार्थ उसको कार्रवाई करने का अधिकार है। बिल्कुल, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्दी की धौंस दिखाने के लिए या फिर किन्हीं कारणों से स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह की घटनाएं ना हो जिस तरह के आरोप पुलिस पर लगते हैं। शिवचंद्र जी, कई बार इस तरह की बातें भी सामने आती है कि कुछ निजी फायदे के लिए, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सरकारी मेडल हो, कई वजह हो सकती है, या फिर वर्दी की धौंस दिखाने के लिए कहीं उनके अहम को किसी ने ठेस पहुंचा दिया हो तो उसके लिए भी उनके कमर में जो हथियार बंधा है वो सीधे हाथ में आ जाता है और वो आग उगलने लगता है। इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। पुलिस में ऐसे लोगों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं और उन्हें ट्रेनिंग भी इसीलिए दिया जाता है कि वो नियंत्रण में रहें, कानून के दायरे में रहें। शिवचंद्र जी, देखिए यह बात सही है कि उनको दिया जाता है आर्म्स, तो उनको सारे लॉ की जानकारी दी जाती है। और मैं बहुत खुले रूप से बोलता हूँ कि हाल के दिनों में जो पुलिस अफसर ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं जी, उनकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, उनकी ट्रेनिंग अधूरी है, जिसके चलते ये सब स्थितियाँ आ रही है। जहाँ वो रेड करने जाते हैं वहीं मारपीट हो जाती है उनके साथ। हम लोग तो बड़ी बड़ी भीड़ को हम लोगों ने राइट फ्रॉम सब इंस्पेक्टर टू डीएसपी डील किया है, और कहाँ हम लोग को गए तो वहाँ का लोग ही हम लोग के साथ हो जाते थे और वो लोग मिलकर सब मिल के जो उसको सॉर्ट आउट करते थे। आज के दिन स्थिति है कि पुलिस और पब्लिक का कॉन्टैक्ट समाप्त हो गया है। कोई इन लोगों का अपना जो पैट पब्लिक में होना चाहिए, लोगों के बीच जो इनकी छवि होनी चाहिए, वो छवि नहीं आ पा रही है। और उसके चलते 100 तरह का प्रॉब्लम। देखिए, कोई दिन ऐसा है जिस दिन स्टेट में 2 जगह पुलिस वाले पर अटैक नहीं होता है। हम लोग भी देखे समय शायद कभी किसी चीज में किसी घटना में उस तरह का होता था जहाँ कुछ जाति होती थी, लेकिन आज के दिन तो स्थिति है कि हर रोज जहाँ शराब का रेड करने जाता है वहाँ अटैक हो जाता है, तस्कर को पकड़ने जाता है वहाँ हो जाता है, कहीं भीड़ डील करने जाता है वहाँ हो जाता है। आखिर क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का अभाव है, उनको नहीं कंट्रोल की बात है। वो कंट्रोल में किस तरह से रखें खुद को, वो ये रिवॉल्वर थोड़े दिया गया है कि आप अगर कोई आपको थोड़ा सा कुछ बात आपसे करता है तो आप गोली मत, आप पर अगर ओवर पावर करता है, आपको ओवर पावर करता है तब आपको
अधिकार है अपना बल यूज करने का, लेकिन स्थिति को देखते हुए कितना बल यूज करना है उसकी भी सीमा है। क्या ऐसे लोग जो कुछ गिने चुने संख्या में कहीं कहीं जरूर होंगे जिनके कारण पूरे पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा होता है, सरकार का ये कहना कि आपको हम खुली छूट देते हैं, उन्हें मनमर्जी की छूट मिल गई होगी? ऐसे लोगों को चिन्हित करना जरूरी है विभाग में। हम नौकरी करते हैं तो हम तो कानून से बंधे हुए हैं, हमें कानून के तहत काम करना है। हमें नेताजी क्या बोल रहे हैं उस पर हम नहीं जाएंगे। हमें अपनी जो हमारा लॉ का जो संरक्षण हमको जहां तक है उसके दायरे में रहकर ही हम काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। उससे बाहर जाएंगे तो स्थिति हमेशा बिगड़ेगी। चलिए, राहुल जी क्या कहेंगे? प्रमोद जी का जवाब भी दे दीजिए। देखिए, अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जब विधानसभा का जब चुनाव होने वाला था तो उस समय तेजस्वी यादव जी अपने एक मंच से हमेशा मीडिया के सामने कुछ आंकड़े दिया करते थे। उसके बाद से वो आंकड़े देना बंद कर दिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विपक्ष आंकड़ा अभी भी दे रहे हैं। प्रमोद जी इनकी बात तो सुन लीजिए ना। मेरी बात सुन लीजिए। वो आंकड़े देने का काम करते थे, आंकड़े देने के बाद वो आंकड़े देना अचानक से बंद करने लगे। कारण ये था कि जिन लोगों ने अपराध को संरक्षण देने का काम किया हो अपने आवास पे, उन लोग आज आपराधिक घटना पे अगर कुछ कार्रवाई होती है तो बोलने का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इनके सामने शासन व्यवस्था मुख्य दर्शक हुआ करती थी और आज शासक व्यवस्था बोलती है और कानून का राज है। इनके शासनकाल में कुछ FIR हमारे यहाँ FIR रजिस्टर होती है। आज का जो युग है सूचना तंत्र है, आज का युग सूचना तंत्र है। आपको लगता है कि ये सूचना तंत्र के विस्फोट से बच सकता है कोई? ना सरकार बच सकती है, ना पुलिस प्रशासन के कोई अधिकारी बच सकते हैं। लेकिन अगर जब कार्रवाई होती है तो एक्शन का रिएक्शन भी होता है। एक पक्ष को सुनकर निष्कर्ष निकालना मैं आज भी अभी भी कह रहा हूं कि उचित नहीं होगा। हमें इंतजार करना चाहिए और जो तत्कालिक कार्रवाई की गई है, उन लोगों को जो सस्पेंड किया गया है, वो निश्चित रूप से जांच में वो किसी प्रकार का, चलिए, सरकार अगर खुली छूट दे रही है तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उस खुली छूट का बेजा उपयोग न किया जा रहा हो, स्वार्थ सिद्धि के लिए, अहम की पुष्टि के लिए या शाबाशी के लिए उसका उपयोग न कर रहे हो। प्रमोद जी क्या कहेंगे? जल्दी से सरकार को कोई सलाह? नहीं, अभी सलाह तो मैं दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोले कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था और आपके भी रिपोर्टर वहां मौजूद थे। उसमें उन्होंने कहा 8,681 बच्चे जो है वो 1 महीने में गायब हुए हैं और जिसमें 85% बच्चियां हैं। दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहने का काम किया कि मात्र चंद दिनों में 75 जो है महिलाओं और बच्चियों के साथ जो है दुष्कर्म और गैंगरेप की घटनाएं घटी और एक जो घटनाएं थी उसका जो विस्तृत ब्यौरा देने का उन्होंने काम किया था। तो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इनको सब चीज अच्छा दिखाई पड़ता है। चारों ओर लूट जो है, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, प्रत्येक दिन घटनाएं घट रही है। राजधानी में चैन स्नैचिंग की घटना जो है नहीं तो उन्हीं घटनाओं पर नियंत्रण के लिए तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये दीपक जी ये सिर्फ गाल बजाने का काम कर रहे हैं और आज जो गोली जो है पुलिस के द्वारा जो चलाई गई है, कहीं न कहीं ये सम्राट चौधरी के बोली के द्वारा कारण जो है ना ये चली है, इसको भी मानिए। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए और इस तरह का जो बयान देते हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो हरा गमछा। चलिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि अपराधियों पर नकेल कसी जाए। अपराधी या तो सलाखों के पीछे हो या सीमा के बाहर, लेकिन उसके लिए पुलिस अपने दायरे से बाहर ना जाए, अपने दायरे में रहकर विधि व्यवस्था बहाल करने का प्रयास करे और तभी जब अत्यंत आवश्यक हो अपने कमर से हथियार निकालकर हाथ में पकड़े। नहीं तो और भी तरीके हैं पुलिस के पास अपराध नियंत्रण के, जो सवालों के दायरे में पुलिस वालों को आने से बचाते रहे हैं। तो जब तक वो संभव है उस दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए, नहीं तो सवाल आप पर भी उठेंगे और कार्रवाई भी होगी। सरकार ने ये भी इशारा किया है कि नियमों का अनुपालन करते हुए आप अपराध मुक्त समाज की ओर आगे बढ़ें। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या होता है, पुलिस इस तरह की घटनाओं को लेकर किस तरह से व्यवहार करती है और अपराध नियंत्रण को लेकर शुरू हुई ये कार्रवाई कितनी रफ्तार से जारी रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी। जी ठीक है। शिवचंद्र सिंह जी और प्रमोद सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।